हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है या आपको मालूम नहीं है तो मैं फिर एक बार बता देता हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, आईटीआई, कॉम्पिटेटिव, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है उनसे संबंधित मैं आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने अपना सिलेबस स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट चैप्टर से रेगुलर में चलता आ रहा हूँ और मेरे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पे जाएं और उन क्लासों को, इन चैप्टरों को कंप्लीट कर लें। और दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे जो भी मैं आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और रेगुलर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, तो दोस्तों आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को शेयर करें। जो भी दोस्त आपका टेक्निकल से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको। दोस्तों, जैसा वीडियो क्लास को लंबी नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हम पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की इससे पहले 3 क्लास ले चुके हैं। ये हमारी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की 4th क्लास है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था उससे आगे। तो दोस्तों, हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था, इससे पिछली क्लास में पढ़ा था हमने इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परमाणु संरचना के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम था कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होती है और परमाणु क्या है, एक उदासीन अणु होता है। दूसरा पढ़ा था जो परमाणु की कक्षाएं होती हैं उनको हम के एलिमेंट से व्यक्त करते हैं, और किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम 2n² का एक सूत्र दिखाया था मैंने कि 2n² से हम उसमें इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कि कितने उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। तीसरा नियम था कि जो परमाणु की भारी ऑर्बिट होती है उसमें हम अधिकतम 8 से 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं बढ़ सकते। उस भारी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या उससे कम होते हैं। और जो चौथा नियम था, जो लास्ट की ऑर्बिट होती है उससे जस्ट पहली ऑर्बिट में हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ सकते। तो ये हमारे परमाणु संरचना के कुछ 4 नियम थे। और फिर उसके बाद में मैंने पढ़ाया था परमाणु क्रमांक। तो मैंने परमाणु क्रमांक बताया था। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक में मैंने लिखा था परमाणु क्रमांक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था परमाणु भार। परमाणु भार किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु क्रमांक कहलाता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और लास्ट क्लास में हमने फ्री इलेक्ट्रॉन भी पढ़े थे और मुक्त इलेक्ट्रॉन की भी डेफिनेशन पढ़ी थी। मुक्त इलेक्ट्रॉन और संयुक्त इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट क्लास में जो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मेरे से छूट गए थे। आज मैं लिखा देता हूँ, तो आप दोस्तों नोट कीजिए। इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है? किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट होती है। जो विद्युत धारा होती है किसी भी पदार्थ में, विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? जो फ्लो होती है। जैसे हमारे कॉपर के कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होता है? फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो पहला नियम क्या है? किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा में इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह है, मतलब कि फ्लो। जैसे कि ये कंडक्टर है तो इसमें ये कंडक्टर है तो ये का वायर है, इसमें क्या है? जो करंट फ्लो होती है वो किसके कारण होती है? होती है फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण। दूसरा नियम क्या है? जिस धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कि जिस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए वह धातु विद्युत की उतनी ही अच्छी कंडक्टर होगी। जिसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, वह धातु उतनी ही विद्युत की अच्छी सुचालक होगी, मतलब कि विद्युत की वह उतनी अच्छी चालक होगी। तीसरा नियम क्या है? जो इंसुलेटर पदार्थ होते हैं मतलब कि अचालक पदार्थ होते हैं, तो अचालक पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या फ्री इंसुलेटरों में 0 होती है। तो इंसुलेटर बराबर 0 फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अचालक पदार्थ वो होते हैं जिनमें कोई करंट प्रवाहित नहीं होती। जब उसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी, कब नहीं होगी? जब उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी। ये कुछ इंपोर्टेंट नियम थे। पहला नियम है जो किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी वह विद्युत की उतनी अच्छी चालक या सुचालक होगी। तीसरा है अचालक पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। तो ये नोट्स, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो दोस्तों नोट कीजिए। अब हम चलते हैं आगे कि हमको आगे क्या पढ़ना है। तो दोस्तों नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्तों अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस कवर करना है, रिवाइज करना है, तो आप अपने नोट्सों से कर सकते हैं। आप क्लास उस टाइम देखने के लिए इतना टाइम नहीं होता है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे आगे, तो हम हेडिंग डालिए। अब पढ़ेंगे हम क्या, अब पढ़ेंगे आयन। आयन किसे कहते हैं? आयन, आयन किसे कहते हैं? आवेश युक्त परमाणु। जैसे कई परमाणु आपने देखे हैं, उनके ऊपर प्लस लिखा होता है, किसी के ऊपर माइनस लिखा होता है। जैसे NaCl को हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है? Na+Cl-। ये मतलब कि इन पे कुछ क्या चार्ज आ जाता है। तो ये आवेश युक्त परमाणु है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आयन। तो आयन किसे कहते हैं? आवेश युक्त परमाणु को आयन कहते हैं। तो आयन की डेफिनेशन लिखिए दोस्तों। आयन किसे कहते हैं? आयन कहते हैं आवेश युक्त परमाणु को आयन आवेश युक्त परमाणु को हम आयन कहते हैं। जैसे कि कॉपर पे लिखा होता है Cu+, ये प्लस है, ये आवेश है, उसका आयन है। ये क्या है? आयन। कहीं पे माइनस भी लिखा होता है, तो उसमें क्या है? तो परमाणु, और या दूसरी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन है हमारा परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। तो ये हमारी दूसरी डेफिनेशन है कि परमाणुओं के समूह को हम आयन कहते हैं। तो दोस्तों आयन है, जो आयन हमारे क्या है? दो प्रकार के होते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो आयन हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनायन और दूसरा है ऋणायन। धनायन को हम कैटायन भी बोलते हैं और ऋणायन को हम एनायन भी बोलते हैं। तो दोस्तों नोट कीजिए कि आयन किसे कहते हैं? आवेश युक्त परमाणु को हम आयन कहते हैं, या परमाणु के समूह को हम आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनायन, दूसरा होता है ऋणायन। मतलब कि जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसे धनायन बोलते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको ऋणायन बोलते हैं। इसको हम धनायन को कैटायन भी बोलते हैं और एनायन को हम एनायन भी बोलते हैं। तो अब हम धनायन और ऋणायन को पढ़ते हैं कि धनायन और ऋणायन क्या होते हैं। तो दोस्तों नोट कीजिए, और अब हम पढ़ेंगे धनायन क्या होता है, मतलब कि कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे एनायन, पहले पढ़ेंगे हम कैटायन। तो हेडिंग डालिए। पहला धनायन, इसको हम क्या बोलते हैं? कैटायन। तो इसमें लिखिए आप, जैसे कोई कैटायन कब बनता है, मतलब कि धनायन कब बनता है? जब ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को, ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है, तो उस पे जो आयन आएगा उसको बोलेंगे हम धनायन। और यदि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब कि इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो उस पर आएगा धनायन, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, तो उस पर आएगा क्या? ऋणायन। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। तो इसमें डेफिनेशन लिखिए कि धनायन किसे कहते हैं हम। तो धनायन लिखिए, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह क्या कहलाता है? धनायन। या दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है? मतलब कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या। हम किसी भी परमाणु में से प्रोटॉन को अलग नहीं कर सकते। हमने क्या किया? अब इलेक्ट्रॉन को हमने किसी को त्याग दिया, मतलब कि किसी को दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या हमारी ज्यादा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या
इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से प्रोटॉन की संख्या से कम होती है उसे धनायन कहते हैं। जैसे दोस्तों आप इसमें क्या लिखेंगे, धनायन, जैसे कि किसी कोई परमाणु है, उस पे क्या है, उसका परमाणु क्रमांक, जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता 13, मतलब कि इसमें क्या है 13 इलेक्ट्रॉन है और 13 इसमें क्या है प्रोटॉन है ना। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दिया, इसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे क्या आएगा माइनस प्लस चार्ज आएगा, ये प्लस। यदि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इसके पास रह गए कितने 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 12 इलेक्ट्रॉन रह गए क्योंकि ये प्लस हो गया। अब इसमें क्या देखो, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो आपको पता है प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। तो मैंने क्या लिखा है, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है ना, तो यदि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक है या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है तो उसे बोलते हैं हम धनायन। तो इसमें आप लिखिए कि धनायन बराबर धनायन में क्या है, प्रोटॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या लेस देन इलेक्ट्रॉन की, मतलब कि क्या होती है यह आपको उसमें लिखना है। धनायन कब आएगा, जब किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होती है, तो यह जब क्या आता है धनायन। धनायन में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होती है, तो ये हमारा होता है धनायन। अब दूसरा लिखिए दोस्तों, नोट कीजिए, अब लिखेंगे हम कि ऋणायन क्या होता है, कैटायन। तो अब दूसरी हेडिंग डालिए ऋणायन, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो दोस्तों, क्योंकि यदि मैं आपको टाइम लिखने का टाइम दूंगा तो क्लास अपनी क्या है लंबी हो जाती है। अब हम दूसरी हेडिंग डालिए ऋणायन, इसको बोलते हैं हम एनायन, इसको ऋणायन को हम एनायन भी बोलते हैं। तो एनायन क्या होगा, जैसे कि अभी क्या कर रहे थे हम, इलेक्ट्रॉन का उसने त्याग किया था, उस पर क्या आया था, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था तो उस पर क्या आया था धनायन, मतलब कि उस पर धनायन आया था। और यदि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया, मतलब कि किसी से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पर क्या आएगा ऋणायन, मतलब कि जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन आता है, और जब इलेक्ट्रॉन का जब इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है ग्रहण करता है, इस पर ऋणायन आता है। तो दोस्तों नोट कीजिए, ये हेडिंग डालिए, इसमें लिखिए इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपना ऋणायन। या लिख सकते हैं हम दूसरी डेफिनेशन क्या है, जब परमाणु में मतलब कि क्या कर रहा है, किसी परमाणु क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होती है प्रोटॉन की संख्या, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या क्या होती है बराबर। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी ज्यादा और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी कम, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, मतलब किसी पे क्या, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे पहले, तो इसमें 12 पहले ही प्रोटॉन हो गए। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इस पे कितने हो गए 13 इलेक्ट्रॉन, परंतु इस प्रोटॉन तो कितने हैं 12। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे ऋणायन, कोष्टक में एनायन भी कहते। तो ऋणायन क्या होगा, ऋणायन कब आएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ऋणायन कहलाता है। तो इसमें लिखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है प्रोटॉन की संख्या से, प्रोटॉन की संख्या, ये इसमें लिखिए। तो धनायन क्या कहलाता है, धनायन किसे कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना
यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो उस पर धनायन आएगा, और यदि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उस पर क्या आएगा, ऋणायन। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप दोस्तों याद कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी से क्या लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो हम पे क्या आता है, उसका प्रेशर आता है, तो मतलब कि हम पे क्या है, उसका ऋण आता है, मतलब कि हम उससे क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो ऋण का मतलब ऋण आवेश। हम किसी से ऋण ले रहे हैं और जो दे रहा है तो वो क्या है, धनवान होता है, धनी आदमी धनवान होता है, मतलब कि उस पे धन, तो उस पे क्या होता है, धनायन, मतलब कि देने वाला क्या हो गया, धनायन, और जो लेता है उस पे आता है ऋणायन। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो धनवान होता है धन देता है, तो धन कौन देगा, जिसके पास पहले होगा, मतलब कि वो देने वाला धनायन धनवान कहलाता है, और जो ऋण लेता है तो उसको लेने वाला ऋणायन, मतलब कि उसमें ऋणायन आता है। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लेना, ऋणायन आएगा, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो उसपे देगा कौन, जो धनायन होगा, तो धनायन आएगा। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे आगे, तो दोस्तों नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। अब अपने बेसिक जो टर्म्स हैं जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में आती हैं उनको पढ़ेंगे हम। तो आप हेडिंग डालिए, अब आप हेडिंग डालिए, नहीं एक डेफिनेशन और है, आयनीकरण किसे कहते हैं, आयनीकरण, ये एक डेफिनेशन है। तो आप इसको लिखिए, परमाणु में आयन बनने की क्रिया, जो परमाणु होता है उसमें जो आयन बनते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं आयनीकरण। तो इसमें लिखिए, परमाणु में आयन बनने की क्रिया को आयनीकरण कहते हैं। तो आयनीकरण किसे कहते हैं, परमाणु में आयन बनने की जो क्रिया होती है, मेथड रिएक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनीकरण। तो आप दोस्तों नोट कीजिए। अब हम लिखते हैं विद्युत धारा। अब पढ़ेंगे हम विद्युत धारा कि विद्युत धारा क्या होती है। तो दोस्तों हेडिंग डालिए, अब हेडिंग डालिए आप, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जैसे किसी अणु, ये अणु का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये केंद्रक होते हैं, ये क्या है, परमाणु है, तो उसके बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, मतलब कि गति करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, गति। इलेक्ट्रॉनों का गति करना विद्युत धारा कहलाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, मतलब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं, क्या करते हैं, यदि ये गति कर रहे हैं तो इसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उसमें क्या, विद्युत धारा, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते हैं उसमें क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो आप दोस्तों नोट कीजिए विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो इसमें लिखिए आप, आवेश या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, आप लिखिए आवेश या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा, विद्युत धारा कहलाता है। आवेश या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या, विद्युत धारा, आवेश या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, विद्युत धारा कहलाता है। या हम ये तो हमने लिख लिया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, आवेश, ये ऋणायन क्या आवेश होते हैं, तो आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। अब जो हमारी विद्युत धारा की दिशा होती है, वो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा, जो विद्युत धारा की दिशा है वो हमारी होती है उच्च विभव से निम्न विभव की और जो हमारी विद्युत धारा है वो किस दिशा में बहती है, ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। तो विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की। इसको हम तो जैसे उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च विभव कौन सा होता है हमारा, धनायन, और धनायन से किधर होती है, ऋणायन की ओर। तो दोस्तों नोट कीजिए, धनायन से ऋणायन की ओर होती है। यदि आपको ऐसे लिखा जाए कि विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर होती है, उच्च विभव का ऑप्शन दे रखा, उच्च विभव से निम्न, निम्न से उच्च, उच्च से उच्च, ऐसे दे रखा होता है, आपको क्या करना है, उच्च से निम्न। यदि आपको दे रखा है धनायन से ऋणायन या ऋणायन से धनायन,
तो आपको क्या करना है, धनायन से ऋणायन की ओर होती है। और अब आप नोट की, अब आप लिखिए जो विद्युत धारा है, मतलब कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक है, मतलब कि विद्युत धारा का पहला फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, अब इसे फॉर्मूला बनाएंगे। देखो आवेश, आवेश क्या है, आवेश को हम लिखते हैं किससे, क्यू से। आवेश को हमने किससे लिखते हैं, क्यू से। आवेश को हमने क्यू से लिखते हैं, है ना। आवेश के प्रवाह, प्रवाह मतलब कि किसके किसके सापेक्ष ले रहे हैं। यदि कोई वस्तु हम गति करते हैं तो वो क्या करते हैं कि टाइम भी उसमें इंटरफेयर करता है, कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज वस्तु गति करती है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में करेगा, प्रवाह करेगा, तो उसको क्या टाइम भी तो लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन का विद्युत धारा लिखते हैं हम आई से, और जो आई बराबर क्या हो जाएगा, आवेश या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश, तो आवेश को हम लिखते हैं क्यू से, और किसके रेस्पेक्ट में ले रहा है, टाइम, तो टी। तो आप लिख सकते हैं आवेश बटे समय। ये क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला, आवेश बटे समय। इससे आपसे एक यूनिट बनती है, आवेश की यूनिट होती है कूलम, और समय की यूनिट होती है सेकंड, तो कूलम बटे सेकंड। तो ये दोस्तों ये फॉर्मूला है, तो आप दोस्तों नोट कीजिए, तो इसका फॉर्मूला हुआ है। जो अब आगे लिखिए इसमें, और आगे लिखिए जो इसका मात्रक होता है, जो इसका मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ऐसा मात्रक क्या होता है इसका, एम्पियर होता है। प्रतीक, इसका सिंबल प्रतीक होता है जो क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं, एस से आई से, है ना। और ये क्या होती है, तो आप दोस्तों इतना नोट कीजिए। और जो इसके अभी मैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम पूछे जाते हैं वो आपको लिखाता हूं, तो आप दोस्तों नोट कर लिया, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं विद्युत धारा के कुछ महत्वपूर्ण अभी पॉइंट्स रह रहे हैं वो लिखिए। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब कि विद्युत धारा की चाल कितनी होती है, मतलब कि इसकी चाल क्या होती है, विद्युत धारा, जो हमारी विद्युत धारा होती है उसकी स्पीड कितनी होती है, मतलब कि वो कितनी स्पीड से ट्रेवलिंग करते हैं। तो मतलब कि विद्युत धारा हमारे प्रवाह स्पीड होती है इसकी 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। जो हमारी प्रकाश की चाल होती है भाई, हमारी किसकी चाल होगी, विद्युत धारा की चाल। ये तो हमारा क्या है, मीटर पर सेकंड में। यदि वो पूछ ले मील में कितना होगा, तो मील में होगा 1,86,000 मील पर सेकंड, 1,86,000 मील पर सेकंड होगा किसमें, यदि वो पूछे मील में। और मीटर में पूछे तो कितना आएगा, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये तो होगा इसकी इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड कितनी होती है। अब ये विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा अदिश राशि होती है। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब ये अदिश राशि है, आप बोलेंगे अदिश राशि किसे कहते हैं, कि जिसका मान एवं दिशा समय के साथ चेंज होता है। क्योंकि इसका मान और दिशा समय के साथ चेंज होते हैं, परंतु ये सदिश हम इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करते हैं। जो उसके नियम होते हैं उनको पालन नहीं करते हैं। हालांकि इसकी मैग्नीट्यूड ऊपर से अप डाउन होता रहता है, ये दिशा बदलता रहता है। इसका टाइम क्या है, विद्युत धारा की दिशा एवं परिमाप, और इसका परिमाप भी होता है। परंतु ये क्या है, विद्युत धारा के जो सदिश नियम होते हैं उनका ये क्या है, पालन नहीं करता है। तो ये क्या है, अदिश राशि कहलाती है। तो विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। अब दोस्तों अगला मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आपने नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे दोस्तों कि मैंने अभी आपको बताया था, एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, इससे जस्ट पहले में, I बराबर Q अपॉन T। ये क्या है, आवेश बटे क्या होता है, समय, है ना। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है, ये Q बराबर क्या है, Q बराबर होता है Ne। ये क्या है, परमाणु संख्या, ये क्या इलेक्ट्रॉन। तो Q क्या होता है, Q बराबर N इंटू E। अब हमको क्या निकालना है, यदि मैं इसको 1 रखूं, अब मैं 1 एम्पियर की वो निकालूंगा, 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी होती है, 1 एम्पियर का मान करना। मैं आवेश को 1 रख लेता हूं, मतलब कि मैंने आवेश को 1 रख लिया, मैंने इसको 1 रख लिया, बराबर N रख लिया, कितने इलेक्ट्रॉन उससे हो रहे हैं। और E बराबर क्या होता है, चार्ज। Q बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मैं N निकालना है, तो ये इधर इसमें डिवाइडेशन लगेगा, तो अब क्या हो जाएगा, N बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसका हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 6.28 इंटू 10⁻18 मीटर, 18 इलेक्ट्रॉन।
ये क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। n बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाहित हो रहे हैं, यदि एक इकाई आवेश में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, 6.28 इंटू 10 टू पावर 8, 18। कहीं आपने देखा होगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 भी देखा होगा क्या, ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक इकाई एक एम्पियर की डेफिनेशन आप लिखिए, तो एक एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो आप देखिए एक एम्पियर बराबर क्या होता है। तो एक एम्पियर लिखिए, यदि किसी वस्तु से किसी वस्तु से एक एम्पियर क्या हो जाएगा, यदि किसी वस्तु से एक सेकंड में, मतलब कि मैंने I बराबर Q/T लिया था, मतलब कि मैंने इसको भी Q कितना आया था, वाला हमारा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। अब मैंने क्या लिया, समय को एक मान रहा हूं। जब किसी वस्तु से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएं तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर कैसे कहेंगे, जब किसी भी वस्तु में एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 टू पावर 8 10 टू पावर 80 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं एक सेकंड में किसी कंडक्टर में से इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए तो वो क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर परिभाषा उसकी हो जाएगी, 1 एम्पियर करंट रहेगी उसमें से। तो दोस्तों ये नोट कीजिए, विद्युत धारा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज है वो मैंने सब बता दी। अब एक चीज बताता हूँ, विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं, तो विद्युत धारा को मापते किससे हैं, जो इसको हम मापते हैं वो है एमीटर से। एमीटर से हम इसको मापते हैं, मल्टीमीटर से भी मापते हैं। यदि तो हम लिखिए यहाँ पे, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मैं सब बार बता दूंगा किस चीज से हम क्या मापते हैं। तो आप इसमें लिखिए, विद्युत धारा को मापते किससे हैं, एमीटर से। तो दोस्तों नोट कीजिए। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इतनी जी जान लगा के मेहनत करा रहा हूँ और मैं आपका एक भी पॉइंट कहीं से भी मिस नहीं होने देता, इसलिए मैं सब पहले नोट्स अपने लेके आता हूँ। मैं इसको आप ये मत समझिए कि सर को याद, मेरे को याद नहीं है, ये मुझे सब चीज याद है, बस मैं ये इसलिए लेके बैठता हूँ कि कोई चीज मेरे से छूट न जाए। यदि छूटेगी और वही एग्जाम में आ जाए तो इसमें नुकसान आपका होगा, मेरा आपका होगा, और आप यदि आपकी नौकरी नहीं लगे तो दुख हमारा होता है, क्योंकि आप हमारे से पढ़ रहे हैं, आपका हमसे उम्मीद है कि हम आपको अच्छे से अच्छे दें। तो इसलिए मैं आपको क्या है, पहले नोट्स बना लेता हूँ, जो पॉइंट है अब वो छूटे ना है, इसलिए मैं ये साथ में रखता हूँ, कोई पॉइंट मेरे से मिस ना हो, इसलिए नहीं, मेरे को ये चीज याद है। परंतु इससे क्या है, सिक्वेंस बनता है, अभी सिक्वेंस में मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। तो दोस्तों नोट कीजिए, अब हम चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे आगे। अब हम हेडिंग डालिए, विद्युत वाहक बल, कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो दोस्तों नोट कीजिए, अब हेडिंग लिखिए अगली, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इसको हम क्या बोलते हैं, EMF। EMF की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसमें लिखिए हम विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, तो इसमें लिखिए, किसी चालक पदार्थ में से किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक
प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। दोस्तों अभी रुकिए, मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूं। दोस्तों विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? जब किसी चालक में से विद्युत धारा, जैसे ये कोई चालक है, इसमें क्या है, जो विद्युत धारा किसे कहेंगे? जब किसी चालक में से विद्युत धारा, मतलब यहाँ पे से विद्युत धारा बहती हुई हमारे यहाँ तक चली जाती है, मतलब विद्युत धारा हमारे यहाँ से प्रवाहित हुई और यहाँ तक पहुंची। जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचाता, कौन पहुंचाता है? वो पहुंचाता है हमारा विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण ये विद्युत धारा हमारे यहाँ से प्रवाहित होती हुई हमारे इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाती है। क्योंकि यदि यहाँ पे विद्युत इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं लगेगा तो ये विद्युत धारा हमारे यहाँ से प्रवाहित होकर यहाँ पे नहीं पहुंचेगी। तो हमारी विद्युत धारा को ए बिंदु से बी बिंदु तक जो पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण क्या है? किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित कराने वाला बल, जो ये फोर्स लगाता है, यहाँ से धक्का देता है बी तक पहुंचने के लिए, जो धक्का देता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो बल लगाता है उसी को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब तो दोस्तों नोट कीजिए विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल को हम लिखते कैसे हैं? जो इसका प्रतीक होता है, तो इसका प्रतीक लिखिए आप। जो इसका प्रतीक होता है इसको हम ई से लिखते हैं। विद्युत वाहक बल का प्रतीक ई होता है। इसका मात्रक, जो इसका मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। जो विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट आता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये पोटेंशियल का होता है। यहाँ कंफ्यूजन मत हो जाए कि विद्युत वाहक बल का मात्रक अलग होगा, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट होता है। अब लिखिए 1 वोल्ट की डेफिनेशन मैं आपको लिखाता हूं। दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V बराबर आई आर। मैं यदि एक ओम के रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर की करंट प्रवाहित होती है तो वोल्ट का मान कितना होगा? 1 एम्पियर, और ये भी 1। यदि मैं इसको इसको भी रेजिस्टेंस में 1 लूं, 1 एम्पियर करंट प्रवाहित की तो उसमें वोल्टेज का मान कितना होगा? 1 वोल्ट। तो आप लिखिए, नोट करिए दोस्तों। अब आप लिखिए 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखिए। 1 वोल्ट इसमें लिखिए विद्युत वाहक बल का द्रव्यमान। विद्युत वाहक बल का द्रव्यमान जो एक ओम प्रतिरोध 1 ओम प्रतिरोधक में से 1 ओम प्रतिरोधक वाले चालक में से एक एम्पियर मान की धारा प्रवाहित हो, इसे क्या कहेंगे? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कैसे कहेंगे? जैसे ये कोई कंडक्टर है, जैसे कि दोस्तों ये हमारा कोई कंडक्टर है, ये मैंने कंडक्टर ले लिया, इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। यदि इस कंडक्टर में से 1 ही एम्पियर की मैं करंट प्रोवाइड कर दूं, 1 एम्पियर, तो V बराबर क्या होता है हमारा? आई आर। ये भी 1 और ये भी 1, दोनों एक मिलकर 1 तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट। तो मैंने क्या लिखा? विद्युत धारा का द्रव्यमान जो एक ओम प्रतिरोध वाले चालक में से, ये चालक होगा, इसका प्रतिरोध कितना? 1 ओम। और यदि मैं इसमें से 1 करंट प्रवाहित करूं तो उसका वोल्टेज जो जनरेट वोल्टेज होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट। वो हमारा वोल्टेज कितना होगा? 1 वोल्ट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। यदि वीडियो क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो दोस्तों हमारे साथ नए जुड़े थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस समय मुझे आपके सपोर्ट्स की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब जाते जाते एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट्स करके तो ये जाना कि क्लास में कितना इंप्रूव हुआ है, क्योंकि पहली क्लास में मुझे हेजिटेशन हुई थी, अब मेरे को बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होती है। तो दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी और मेरे पढ़ाने में कितना इंप्रूव हुआ है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।